हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यह पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर 19 का संबंध 37 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 19 से यहां पर 37 लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 26 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले यहां पर 19 से 37 लाने के लिए मेरे भाई इस 19 का क्या किया गया है, 2 के साथ में गुणा किया गया है। तो यहां पर देखिए यदि हम 19 का 2 के साथ में गुणा कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 19 दूना के 38। अब 38 से 37 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 38 में से -1 करके यहां पर लिखा गया है 37। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 37 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 26 के अंदर है और इस 26 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 26 का हम क्या करेंगे, 2 के साथ में गुणा करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 26 का 2 के साथ में गुणा कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 26 दुआ के 52। अब इस 52 में से हम क्या कर देंगे, 1 को कम कर देंगे। तो 52 में से 1 को कम कर देंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, 51। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 51 है। अब हमें देखना है कि संख्या 51 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 51 में दी गई है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से आकर टकराता है। ऑप्शन ए है गुजरात राज्य से, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र राज्य से, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश राज्य से और ऑप्शन डी है केरल राज्य से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से आकर टकराता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम भारत के केरल राज्य से आकर टकराता है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये।
तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस साइंस कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के लगभग 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 5000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो यहां पर हमें पता करना है कि 7 से यहां पर 336 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 7 से यहां पर 336 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 8 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर देखिए एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं, फिर देखते हैं कि इस प्रश्न को सोल्व कैसे किया गया है। यहां पर देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 7 से यहाँ पर कितना बना है 336 है। तो 7 से 336 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 7 का किया गया है क्यूब। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस 7 का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का क्यूब होता है 343 है। अब 343 से 336 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 343 में से इसी 7 को कम किया गया है। तो यहां पर देखिए यदि हम 343 में से -7 कर देंगे तो यहां पर बच जाएगा 336। और ध्यान से देखिए 336 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 8 के अंदर है और इस 8 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 8 का हम करेंगे क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 8 का क्यूब होता है 512। अब क्या करेंगे, इस 512 में से इसी 8 को कम कर देंगे। तो यहां पर देखिए 512 में से 8 को कम कर देंगे तो यहां पर बच जाएगा 504। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 504। अब हमें देखना है कि संख्या 504 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 504 में दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है।
ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन के और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि ये सभी क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के, ये तीनों क्या हैं, वसा में घुलनशील विटामिन हैं। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिहार राज्य में, ऑप्शन बी है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी है पंजाब राज्य में और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना पंजाब राज्य में स्थित है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए भी रामबाण साबित होने वाले हैं। और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि इन सभी क्वेश्चनों में से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो, तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। ऑप्शन ए वर्ष 1927 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1928 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1930 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1932 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया था। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। ऑप्शन ए बिहार राज्य से, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल राज्य से, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश राज्य से और ऑप्शन डी है राजस्थान राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। और मेरे भाई ये नौवां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इस प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग है उत्तर रेलवे। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी। मेरे भाई ये प्रश्न भी ग्रुप डी एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, आगे भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कांस्य युग की थी। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर ने, ऑप्शन बी है तात्या टोपे ने, ऑप्शन सी है नाना साहब ने, और ऑप्शन डी है झांसी की रानी ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किया था बहादुर शाह जफर ने। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो याद रखना जो भारत का मध्य प्रदेश राज्य है, इस मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मुगल गार्डन अब किस नाम से जाना जाता है। मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि मुगल गार्डन अब किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है पुडुचेरी, और ऑप्शन डी है दादर और नगर हवेली। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से द्रविड़ शैली किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है चित्रकला से, ऑप्शन बी है नृत्य शैली से, ऑप्शन डी है वास्तुकला से और ऑप्शन डी है संगीत से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से द्रविड़ शैली किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि द्रविड़ शैली वास्तुकला से संबंधित है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस धातु का प्रयोग बिजली के तारों में सबसे अधिक होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किस धातु का प्रयोग बिजली के तारों में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि तांबा धातु का प्रयोग बिजली के तारों में सबसे अधिक होता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत में चावल का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल राज्य। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से राउटर का उपयोग किसके लिए होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि राउटर का उपयोग नेटवर्किंग के लिए होता है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के लगभग 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 5000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है रजिया सुल्तान। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं
हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई इस चैनल पर क्लासों का शेड्यूल मैं आपको बता देता हूं। देखिए इस चैनल पर रोजाना सुबह 7 बजे आपको पहली क्लास देखने को मिलेगी, उसके बाद में आपको दूसरी क्लास देखने को मिलेगी हमारे मिशन टारगेट क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर है, वो क्लास आपको देखने को मिलेगी 9:15 पर। ठीक है, इसी के साथ में और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको तीसरी क्लास देखने को मिलेगी मॉर्निंग के अंदर 11 बजे। ठीक है, इस तरह से 3-4 क्लासेज होती हैं और इन सभी का शेड्यूल ये है। और मेरे भाई मिशन टारगेट क्लासेज को आप जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि उस चैनल पर 9:15 पर होता है मॉक टेस्ट, और वो मॉक टेस्ट आपको बताता है कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17+ क्वेश्चन भी सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।